वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे MGT 401 चैप्टर नंबर 8, ये जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है अकाउंटिंग फॉर नॉन करेंट एसेट, टेंजेबल और फिक्स एसेट। ठीक है ना, हम इसका जो है हमने ये पहले भी पढ़ा, तो हम इसकी मतलब रिवीजन कर लेते हैं पहले क्विक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन करेंट एसेट्स के बारे में। ये वो एसेट्स होते हैं जो एक लंबे वक्त तक बिजनेस में इस्तेमाल होते हैं। नॉन करेंट एसेट के कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो कैटेगरीज हैं जो आपके हैंडआउट्स में जो है दिए गए। ये कैटेगरीज है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सही, अब हम इनको थोड़ा और डिफाइन करते हैं। तो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट वो एसेट्स हैं जो बिज़नेस में डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल्स वगैरह। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऐसे प्रॉपर्टीज़ होती है जो रेंटल पर्पस के लिए जो रेंटल पर्पस के लिए आप देते हैं या फिर प्राइस एप्रिसिएशन के लिए रखी जाती है। रेंटल पर्पस के लिए देना मतलब कि आपने कोई चीज़ खरीदी है, उसको रेंट दिया, फिर आप उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं ना, इस तरह से। उसके बाद है इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे कि पैटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। ठीक है ना, इसके अलावा अगर आपके बिज़नेस की कोई अच्छी रेपुटेशन है तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब ये सारी चीज़ें फिज़िकल नहीं होती लेकिन बिज़नेस के लिए वैल्यूएबल होती हैं, तो हम इनको भी ना इसमें जो है ना वो लेते हैं। सही, अब है हमारे पास जो है करंट एसेट। अब करंट एसेट क्या है, तो करंट एसेट्स के बारे में हम बात करते हैं। ये वो एसेट्स होते हैं जो बिज़नेस के नॉर्मल ऑपरेशन के दौरान 1 साल के अंदर कंज्यूम या कन्वर्ट हो जाते हैं। करंट एसेट के कुछ एग्जांपल्स यहाँ हैं, वो है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश बैलेंस। सही है, तो अब इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री यानी वो माल जो आप बेचते हैं या उसे यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए। इसमें आपके रॉ मटेरियल वगैरह भी आ जाते हैं। सही, उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल्स ये वो पैसा होता है जो आप अपने कस्टमर से लेते हैं या आपको अपने कस्टमर से लेना होता है। उसके बाद होता है कैश बैलेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपके पास जो कैश रखा होता है या जो आपके बैंक में बैलेंस होता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है ना, ये एसेट जनरली शॉर्ट टर्म होते हैं और जल्दी ही कैश या गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमारे पास है फिक्स एसेट्स। अब हम बात करेंगे फिक्स एसेट्स के बारे में। फिक्स एसेट्स में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो प्रॉपर्टी, प्लान और इक्विपमेंट है, जो टेंजेबल फिक्स एसेट की कैटेगरी में आता है। ये वो एसेट है जो फिज़िकल नहीं है और बिज़नेस के लिए लंबे वक्त तक फिज़िकल है। ये प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट जो है ना, ये टेंजेबल फिक्स एसेट है। इसके अलावा जो है ये फिज़िकल होते हैं। उसके अलावा ये है कि ये बिज़नेस के लिए लंबे वक्त तक काम आते हैं। सही, ये आपके फिक्स एसेट होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पढ़ने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो मैं आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताती हूँ। सही है, अब हमने जैसे कि ऊपर पढ़ा है ना फिक्स एसेट के बारे में, जो आपके फिक्स एसेट होते हैं, तो जैसे ही आप इन एसेट को यूज़ करते हैं उनकी वैल्यू टाइम के साथ कम होती जाती है और इस प्रोसेस को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं? जो आप जो एसेट को यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू वक्त के साथ कम होती रहती है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। हर फिक्स एसेट का एक स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन चार्ज होता है जो हर साल उसकी वैल्यू को कम करता है। सही है, अब हम आते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। जब आप फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो वो अमाउंट आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के फॉर्म में दिखाई देती है। ये अमाउंट हमेशा फिक्स एसेट की ओरिजिनल वैल्यू में से माइनस होती है। तो अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है ना, तो हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि आप मान लीजिए कि एक मशीन है जो 10,000 की थी, आपने 10,000 की ली और उसकी डेप्रिसिएशन 1,000 है, तो आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,000 होगा और मशीन की जो वैल्यू है वो 9,000 होगी।
अब जैसे ही दूसरा महीना गुजरेगा तो आपकी मशीन जो पहले 10,000 की थी उस पर डेप्रिसिएशन 1,000 चार्ज हुआ, तो आपकी जो है मशीन की कीमत गिर के 9,000 हो गई और आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,000 हो गया था। अब दूसरे महीने में फिर से 1,000 आपके डेप्रिसिएशन में चार्ज होंगे, तो आपके एसेट की कीमत 1,000 और गिर गई, तो आपका एसेट जो होगा वो 8,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये एक कॉन्ट्रा अकाउंट है जो एसेट के अगेंस्ट होता है और फिक्स एसेट से डिडक्ट किया जाता है। सही है, ये जो आपका डेप्रिसिएशन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डेप्रिसिएशन होता है उसका हम फिक्स एसेट से जो है ना वो काटते हैं, मतलब उसमें से कटता है। अब है आपके मेजरमेंट ठीक है ना, किस चीज़ की मेजरमेंट? फिक्स एसेट की मेजरमेंट। अब हम बात करते हैं फिक्स एसेट को कैसे मेज़र किया जाता है। सबसे पहले जब आप एक फिक्स एसेट ख़रीदते हैं उसकी इनिशियल मेजरमेंट होती है जो उसके कॉस्ट पर होती है। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे कॉस्ट कहा है, फेयर वैल्यू नहीं किया। अब फेयर वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू में क्या फ़र्क है कि फेयर वैल्यू एसेट की वो कीमत होती है जो मार्केट प्लेस में होती है और कॉस्ट वैल्यू वो कीमत होती है जो आपको एसेट को ख़रीदने या बनने में लगी। मार्केट वैल्यू नहीं है उसकी, ये दोनों में फ़र्क है। सही। तो हम फिक्स एसेट को जो है हम इसकी फिक्स एसेट की जो हम इनिशियल मेजरमेंट करते हैं वो हम कॉस्ट पे करते हैं। सही। फिर जब हम बात करते हैं सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की, तो इसके जो है वो 2 मॉडल्स भी हैं आगे, जहाँ पे आपके पास कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल है। सही है। अब ये इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के वो मैं आपको थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देती हूँ कि जैसे कि आपने एक एसेट ख़रीदा जो कि आपको 10,000 में पड़ा, ठीक है ना। 10,000 आपको बनाने में या ख़रीदने में जो है आपको पड़े हैं, सही है ना, आपकी वो कॉस्ट थी। तो आप इनिशियल जब इसकी एंट्री करेंगे तो आप उसकी कीमत 10,000 लिखेंगे। अब जब आपके एसेट ख़रीदे हुए आपको वक्त गुजरा, वक्त के साथ हम आपको पता है कि फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन को चार्ज करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो हर महीने उसमें से कुछ पैसे डिडक्ट होते हैं जो हम एक कंफर्म कर लेते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि हम 1,000 रुपये जो है वो काट रहे हैं, तो अब जैसे ही 1,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो कीमत में चेंज आया ना, तो अब उसकी एंट्री जो हम वो करेंगे तो वो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में आ जाएगा। अब इसके मज़ीद 2 मॉडल हैं, एक है कॉस्ट मॉडल और दूसरा है रीवैल्यूएशन मॉडल। मैं कॉस्ट मॉडल को थोड़ा सा यहाँ डिफ़ाइन कर देती हूँ। इसमें एसेट की वैल्यू उसकी इनिशियल कॉस्ट से कम होती है। ठीक है, कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, एसेट की वैल्यू उसकी इनिशियल कॉस्ट से कम होती है जो डेप्रिसिएशन के थ्रू एडजस्ट होती रहती है। और रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या होता है, इसमें एसेट की वैल्यू मार्केट वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट होती है और ये रेवल्यूशन पीरियोडिक बेसिस पर होता है। अब हम जब इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो हम इसको आगे और डिफ़ाइन करेंगे। सही। तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है, जो हमने अब तक सीखा है वो ये सीखा है कि नॉन करंट एसेट किस तरह से क्लासिफाई होते हैं, उनके फिक्स एसेट की कैटेगरी क्या है, उनकी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है। हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, करंट एसेट जैसे इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश बैलेंस को भी समझा और मेजरमेंट मॉडल को भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा और जो है वो डेप्थ में जाके देखते हैं कॉस्ट मॉडल को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट मॉडल के बारे में, थोड़ा इसको एक्सप्लेन से हम थोड़ा इसको और डेप्थ में जाके समझेंगे। जब हम कॉस्ट मॉडल का यूज़ करते हैं तो फिक्स एसेट की कैरिंग अमाउंट हर रिपोर्टिंग पीरियड पर मेज़र किया जाता है। ये मेज़रमेंट कुछ इस तरह होता है, यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ भी है, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट। पहले जब आप एसेट ख़रीदते हैं उसकी कॉस्ट ही वो होती है सबसे पहले। सही है, मैंने आपको बताया भी था कि जो हम सबसे पहले हम जब लिखने जाते हैं तो वही लिखते हैं, जब आपने जो कॉस्ट थी वो लिखते हैं सबसे पहले, उस पर हम एंट्री करते हैं। उसके बाद लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हर साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है
वो एसेट की वैल्यू से माइनस होता है। ठीक है, अब आपके पास तीसरा क्या दिया हुआ है, लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेरिमेंट लॉस। अगर एसेट की वैल्यू फर्दर रिड्यूस होती है तो इम्पेरिमेंट लॉस भी माइनस किया जाता है। तो कॉस्ट मॉडल में एसेट की वैल्यू इनिशियल कॉस्ट से स्टार्ट होती है। सही है, कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, एसेट की वैल्यू इनिशियल कॉस्ट से स्टार्ट होती है एंट्री करते हुए, और डेप्रिसिएशन और इम्पेरिमेंट लॉस के डिडक्शन के बाद आपके पास जो वैल्यू बनती है वो कैरिंग अमाउंट कहलाती है। सही है, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक मशीन ख़रीदी थी, 10,000 की थी, और उस पर 2,000 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया। अगर मशीन की वैल्यू फर्दर रिड्यूस हो गई और उस पर 500 का इम्पेरिमेंट लॉस आ गया, तो आपकी कैरिंग अमाउंट जो होगी वो 7,500 होगी। कैसे, ये 10,000 का आपका एसेट था, उसमें से 2,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुए, तो 10 में से 2,000 को घटा दीजिए तो आपके पास 8,000 हो गया, और इम्पेरिमेंट लॉस आपके पास जो आया वो 500 था, तो उस 8,000 में से आप 500 भी निकाल दीजिए तो आपके पास 7,500 जो है वो बच जाएंगे। ये 7,500 की वैल्यू आपकी कैरिंग अमाउंट है जो कॉस्ट मॉडल के अंदर कैलकुलेट होती है। अब हमारे पास है रीवैल्यूएशन मॉडल। अब हम इसको थोड़ा सा जो है वो डेप्थ में जाके देखते हैं। अब हम बात करेंगे रीवैल्यूएशन मॉडल के बारे में। जब हम रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं तो फिक्स एसेट को फेयर वैल्यू पे मेज़र करते हैं। मैंने आपको पहले ऊपर जो है आपको डिफ़ाइन कर दिया था कि कॉस्ट वैल्यू और फेयर वैल्यू में क्या फ़र्क होता है। कॉस्ट वैल्यू जब आप एसेट ख़रीदते हैं तो जो आपको उस वक्त बनाने में, एसेट को बनाने में या ख़रीदने में जो एग्जैक्ट कीमत जो आपको पड़ी होती है, जो जितने पैसे आपके खर्च हुए होते हैं, वो कॉस्ट होती है, वो कॉस्ट वैल्यू होती है। और फेयर वैल्यू वो होता है ना जो आपको जो है वो मार्केट वैल्यू पे जो है, जो एसेट आपको पड़ रहा होता है उस एसेट की मार्केट में क्या वैल्यू है, तो वो फेयर वैल्यू में आ जाता है। सही है, सही। तो जब हम रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ करते हैं तो फिक्स एसेट्स को फेयर वैल्यू पे मेज़र किया जाता है जो मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। ये मॉडल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें एसेट की वैल्यू रीवैल्यू होती है, यानी एसेट को उसके करंट मार्केट वैल्यू पे मेज़र किया जाता है। इसमें कुछ डिडक्शन भी होती है। सही, तो फेयर वैल्यू क्या है, एसेट की, मैंने आपको जैसा बताया था ना कि फेयर वैल्यू क्या होता है कि जो मार्केट वैल्यू होती है वही, तो एसेट की करंट मार्केट वैल्यू को हम जो है वो फेयर वैल्यू है, ठीक है ना। सबसे पहले हम वो एंट्री में डालते हैं, उसके बाद लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सही, जब एसेट की रीवैल्यूएशन होती है तो उसके बाद जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो भी सब्ट्रैक्ट होता है। सही, उसके बाद है लेस एक्यूमुलेटेड इम्पेरिमेंट लॉस। अगर रेवलेशन के बाद एसेट की वैल्यू और रिड्यूस होती है तो इम्पेरिमेंट लॉस भी सब्ट्रैक्ट होता है। तो रीवैल्यूएशन मॉडल में एसेट की वैल्यू उसके फेयर वैल्यू पे रीवैल्यूएट होती है, और उसके बाद जो डेप्रिसिएशन और इम्पेरिमेंट लॉस होते हैं उनको भी कंसीडर किया जाता है। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ तो ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है जिसकी इनिशियल जो है इनिशियल कॉस्ट जो है वो 50,000 थी। अगर आप बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू रीवैल्यूएट के दौरान आप, ठीक है ना, अब आपकी इनिशियल कॉस्ट जो थी 50,000 थी, तो आपको मैंने बताया था कि हम रीवैल्यूएशन मॉडल में हम इनिशियल कॉस्ट से एंट्री नहीं करते, हम फेयर वैल्यू से करते हैं। सही है ना। तो अब आपकी अगर आप देखें, अगर आपकी बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू रीवैल्यूएशन के दौरान 55,000 हो गई है, 50,000 से 55,000 हो गई है, तो ये अब आपकी न्यू फेयर वैल्यू हो गई। उसके बाद अगर बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर 3,000 है और कोई एडिशनल इम्पेरिमेंट और लॉस 1,000 का होता है तो आपकी कैरिंग अमाउंट ऐसे कैलकुलेट होगी। अब मैं थोड़ा इसको आपको थोड़ा सा और डिफाइन करती हूँ कि
55,000 जो है वो पहला जो आपका इनिशियल कॉस्ट था वो 50,000 था। इनिशियल कॉस्ट पे हम रीवैल्यूएशन मॉडल में नहीं एंट्री करते हैं, सही है, हम फेयर वैल्यू पे करते हैं। तो फेयर वैल्यू हमारी जो है मार्केट के दौरान जो है मार्केट की वैल्यू जो थी वो हमारी 55,000 बढ़ के हो गई। तो 55,000 में हम जो है वो पहली एंट्री जो करेंगे ना वो हम 55,000 लिखेंगे, उसमें से 3,000 हम डेप्रिसिएशन काट देंगे, सही है, हमारा 3,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया उसमें। उसके अलावा 1,000 ऊपर से आ गया आपके पास लॉस। 1,000 आपके पास वही इम्पेयरमेंट लॉस आ गया, तो अब आपकी जो कैरिंग अमाउंट होगी ना वो 51,000 होगी, सही है। तो अब तक हमने जो सीखा है वो हमने कॉस्ट मॉडल, रिवैल्यूएशन मॉडल को कैसे यूज़ किया जाता है। कॉस्ट मॉडल में एसेट्स की वैल्यू इनिशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉस की डिडक्शन से कैलकुलेट होती है, सही है। कॉस्ट मॉडल में क्या होता है कि एसेट की वैल्यू इनिशियल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट लॉस की डिडक्शन से कैलकुलेट होती है, जबकि रीवैल्यूएशन मॉडल में एसेट की फेयर वैल्यू पर एसेट को फेयर वैल्यू पे मेज़र किया जाता है और फिर उस पर जो सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट लॉस होते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है रीवैल्यूएशन मॉडल, इसको मैं फिर से आपको बताती हूँ, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, रीवैल्यूएशन मॉडल को हम जो है वो कॉस्ट वैल्यू पे हम उसकी एंट्री नहीं करते, हम उसकी वैल्यू को रीवैल्यूएशन मॉडल को, ठीक है ना, हम एसेट को फेयर वैल्यू पे मेज़र करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन उसमें से काटते हैं, ठीक है ना। अब सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन जो मैंने आपको बोला, तो वही मैंने आपको बोला था कि जो वक्त के साथ साथ उसमें कमी आती है, हम उसके लिए सब्सिक्वेंट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना। तो सबसे पहले फेयर वैल्यू पे एंट्री करेंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, सही, उसके बाद इम्पेयरमेंट लॉस को लेस करेंगे। तो इस तरह से जो हमने रीवैल्यूएशन मॉडल के बारे में पढ़ा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये चैप्टर नंबर 8 जो है वो थोड़ा जो है वो लंबा है, तो मैं कोशिश करूँगी इसको पार्ट करके रिकॉर्ड कर दूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।